गांधीवादी युग, इसका ये दूसरा पार्ट है। 1929 से लेके 1939 तक। इसमें हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। पहला इसमें, लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से सरकार के सामने रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करने, लगान में 50% की कमी करने तथा साथ ही सिविल सर्विसेज की तनख्वाह आदि रखने, रक्षात्मक शुल्क बढ़ाने लगाने रक्षात्मक शुल्क लगाने, आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को अस्त्र रखने, नमक टैक्स खत्म करने, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद करने आदि शर्तें रखी आदि शर्तें रखी तथा इसके लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। सरकार ने उक्त मांगें नहीं मानी, अतः फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। गांधी जी ने इस आंदोलन का मुद्दा नमक को बनाया क्योंकि यह समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करता था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी तक 240 मील की यात्रा 24 दिनों में की तथा 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। उड़ीसा में गोपाल चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में तथा असम में सत्याग्रहियों द्वारा नोआखली में नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ने पर 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू को तथा 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने घोषणा की कि वह धरासणा नामक कारखाने पर धावा बोलेंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। सोलापुर में मिल मजदूरों ने हड़ताल की। चटगांव में सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी विप्लव हुआ। इसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। धरासणा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने किया, किंतु इस आंदोलन का सरकार ने क्रूरता से दमन किया। गुजरात में खेड़ा के आनंद, बोरसद एवं नदियाद, सूरत के वर्दोली, भड़ौच के जम्बूसर में कर न देने को लेकर आंदोलन हुआ। मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गुडी नेल्यू ने किया, जो मात्र 13 वर्ष की थी। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई तथा इम्फाल जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू के जे- जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी तथा उन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर महिलाएं शामिल हुई तथा उन्हें विदेशी कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों और अफीम के ठेके पर धरने दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रशांत फेरियां निकाली गई। जादुई लालटेनों का प्रयोग किया गया। बच्चे ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक चला, जिसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनकी अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड तथा उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉन पंचम ने किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी रिहा होंगे। अपहरण की गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी। तट की एक सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति मिलेगी। शांतिपूर्वक विरोधी प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी आदि बातें तय हुई। गांधी जी गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति देने हेतु 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। इसमें 6 दिन पूर्व की भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। सांप्रदायिक मसले पर कोई निर्णय न होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में हिंदू महासभा, सिख, यूरोपीय लीग, हरिजन प्रतिनिधि भी शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रखी। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन के शुरू में ही गांधी जी, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय 1932 में शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की।
1931-32 में आतंकवाद की 92 वारदातें हुई। 16 अगस्त 1932 को मैकडॉनल्ड की सांप्रदायिक घोषणा के विरुद्ध गांधी जी ने मांग मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आम निर्वाचक मंडल के माध्यम से होना चाहिए। इसी मांग के समर्थन में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए तथा एनसी राजा ने उनका साथ दिया। गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद 26 सितंबर को मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ। पुनः समझौते में निम्न बातें शामिल थी। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त हुआ। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। 17 नवंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु योजना को पेश किया गया। गांधी जी ने यरबदा जेल में 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना की तथा 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। 7 सितंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। इस दौरान उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी की कार पर बम फेंका गया। 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम ने केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना की। केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची, जिसमें 59 विषय शामिल थे, समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय शामिल थे, और राज्य सूची, जिसमें 54 विषय शामिल थे। अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के अधीन थी। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी। प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त हो गया। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रांतों के लिए लगभग 11% जनता को मतदान का अधिकार दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अंतर्गत रखा गया तथा बरार को प्रशासन के लिए मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा उड़ीसा और सिंध दोनों प्रांत बनाए गए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। कांग्रेस 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ और फैजपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में चुनाव में भागीदारी का निर्णय लिया गया। 1937 में 11 प्रांतों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 1161 में से 716 स्थानों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मुंबई, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में वह बहुमत से वंचित रही। 482 मुस्लिम सीटों में से कांग्रेस ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 26 पर विजय प्राप्त हुई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिवर्सिटी पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के अधीन संयुक्त सरकार का गठन हुआ। 1137 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकार बनाई। अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में भारतीय सरकारों ने न केवल जन संघर्षों में जनता का नेतृत्व किया, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का उपयोग भी किया। थैंक यू।